हो जाएंगे, सफिशिएंट लोग हो जाएंगे। क्वेश्चन भेजा था ना, तो उम्मीद करते हैं कि शायद हो सकता करके आए होंगे। और कहाँ तक हम करवा चुके थे? 27 नंबर तक। 28 पे आ जाइएगा आप फिर। चलिए 28 नंबर पढ़ते हैं, पढ़ा जाए। तुम्हारे पास क्वेश्चन कहाँ है? तुमको तो एग्जाम देना है, तुमको तो क्वेश्चन हमेशा अपने सामने रखना है, आईने के तरह बिल्कुल भी देखते रहो उसको। आप देख लीजिएगा, जितने क्वेश्चन कर रहे हो ना ऐसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, और अगर ना कर पाए तो इतना पछताओगे कि पूछो ही नहीं, जीवन भर पछताते रहोगे। सेम ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर में। बस एक बार यहां करिए, एक बार घर जाने के बाद आप प्रैक्टिस कर लो, एक बार संडे बीच में आता है उसमें प्रैक्टिस कर लो, बस हो गया। एक नोट्स टाइप पे बना लो, यूनिट टाइप पे, पेपर टाइम में देख के चले जाओ उसको। और नहीं, यहाँ क्वेश्चन सुन के भी मजा नहीं आएगी, खाली सुन लो बस, सुन के मजा नहीं आएगी। उनको कहीं नोट करते जाइए, क्वेश्चन एक नोट्स बनाते जाइए। क्वेश्चन नंबर 28 सुनना, ये ऑन किए थे। 28 क्वेश्चन नंबर क्या है? अ थिन प्रिज्म P1, बोला गया है एक थिन प्रिज्म है P1 विद एंगल 4 डिग्री, एक पतला प्रिज्म है। अच्छा, अगर आपको प्रिज्म टॉपिक याद हो जब पढ़ाया था तो उसमें थिन प्रिज्म की कंडीशन बताई थी, अगर प्रिज्म पतला है तो इसकी कंडीशन बताई थी। पतले प्रिज्म के लिए कंडीशन क्या थी याद नहीं है आपको, चलो याद दिलाते हैं। अथिन प्रिज्म P1 विद एंगल 4 डिग्री, 4 डिग्री कौन सा एंगल है? ये प्रिज्म का एंगल है। एंड मेड फ्रॉम ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54 इज कंबाइंड विद अनदर थिन प्रिज्म P2, इस प्रिज्म को एक दूसरे पतले प्रिज्म से कनेक्ट किया गया है। मेड फ्रॉम ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.72, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। टू प्रोड्यूस डाई, कहां गया, टू प्रोड्यूस डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, जब दूसरे प्रिज्म को उससे टच करा के रखते हैं तो जो डिस्पर्सन होता है लाइट का वो विदाउट डेविएशन होता है, यानी डेविएशन नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया द एंगल ऑफ प्रिज्म P2 इज, ऑप्शन है, 4 एंगल दिए हैं, कौन सा होगा एंगल ऑफ प्रिज्म P2? तो आप ऐसे जान लीजिए कि हमारे पास, लो पतले प्रिज्म बना देते हैं ऐसे, कुछ 2 प्रिज्म है तो एक सीधा एक उल्टा है, उसने भी तो कुछ नहीं बोला सीधा उल्टा, तो अपने हिसाब से बनाएंगे, बस उसने कहा है कि 2 प्रिज्म संपर्क में रखे हुए हैं, संपर्क में ऐसे तो होंगे। पहले का इसका एंगल ऑफ प्रिज्म A1 मान लिया, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म A2 मान लिया। फर्स्ट वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.54 दिया है, और सेकंड वाले का दिया है N2 मान लिया 1.72, कुछ ऐसे दिया हुआ है, हाँ 1.72 दिया है। ये हो गया प्रिज्म P1, ये हो गया प्रिज्म P2। बोला गया जब इस पे कोई लाइट हम डालते हैं तो यहां से रेयर टू डेंसर जाने पे इसका होगा रिफ्रैक्शन, थोड़ी सी बेंड हो गई। अब पूरा यहाँ पे कांटेक्ट में है पूरा प्रिज्म,
तो ये सीधे जाएगी, और बोला गया है जब निकलती है तो कोई भी डेविएशन नहीं होता, मुड़ती ही नहीं है, बिल्कुल सीधी चली जाएगी, ऐसा बोला गया। तो जो एंगल यहाँ पे प्रिज्म जो दूसरा है, इसके लिए A2 कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। A1 इक्वल टू दिया है 4 डिग्री दिया है, यानी पहले प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म 4 डिग्री है, और इस प्रिज्म P1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54 है, दूसरे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, प्रिज्म एंगल बताना है। तो यहां पे आपने पढ़ा है फॉर थिन प्रिज्म के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन आपने पढ़ा है n-1 इंटू ए, याद आया? थिन प्रिज्म की यही कंडीशन होती है। तो पहले प्रिज्म के लिए मान लेते हैं del1 इज इक्वल टू n1a1। दूसरे प्रिज्म ये किसके लिए है, P1 के लिए है, दूसरे के लिए क्या बनेगा, n2 माइनस 1 a2, ये हो गया P2 के लिए। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन में बोला है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाइट यहां जब डिस्पर्स होती है तो ये विदाउट डेविएट हुए निकल जाती है, डेविएशन नहीं होता, यानी दोनों के एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएंगे, सेम हो गया, डेविएट नहीं हुई। जितना इसमें इस प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन था उतना ही दूसरे में भी हो जाएगा, तो दोनों के लिए सेम हो जाएगा। n1 माइनस 1 इंटू A1 n2 माइनस 1 इंटू A2, इसको सॉल्व करके आप A2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। A2 हमारे पास हो जाएगा n1 माइनस 1 इंटू में A1 होल अपॉन में हो गया n2 माइनस 1। n1 कितना है 1.54 माइनस 1 और n2 1.72 माइनस 1 इंटू में A1 की वैल्यू 4 डिग्री। इसको सॉल्व करना है, माइनस करोगे ऊपर तो हो जाएगा 0.54, अरे पॉइंट से पॉइंट भी समाप्त तो हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दूं, नीचे कितना बचेगा 72 इंटू में 4, सॉल्व हो जाएगा। 4 से 72 कैंसिल होगा, कितने टाइम्स, कितने टाइम्स 18, 18 से 54 कटेगा, तो भैया दूसरे प्रिज्म का जो एंगल होगा वो 3 डिग्री हो जाएगा, नोट कर लीजिए, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये भैया 1990 का क्वेश्चन है, 1990 का है। तो हम लोग जो कल कर रहे थे वो 1981, 1983, 82 के क्वेश्चन हुए थे, 89 तक। जल्दी करो ताकि क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा हो पाए। तुम लोग के यहाँ भी प्री बोर्ड 7 से ही होंगे, 7 से सभी को हो रही है, सब लोग पेपर लेने आए ना, सब सारे स्कूल वाले, रायबरेली जिले के सारे स्कूल में पेपर लेने आए हैं वही, 7 से प्री बोर्ड होंगे 10th और 12th के, बोर्ड की तरह होंगे, लेकिन एग्जैक्ट बोर्ड ही नहीं होगा, बोर्ड की तरह होंगे, सीसीटीवी के सामने होंगे, किसी के गाइडेंस में होंगे। नहीं, थोड़ा स्ट्रिक्ट इसलिए है ताकि आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर सको। सीबीएसई बोर्ड में अभी नहीं है, और आपको बता दें, जानकर आपको आश्चर्य होगा, आने वाले टाइम में एग्जाम पता है कैसे होगा, ओपन बुक एग्जाम होगा, किताब सामने रख के एग्जाम दो। कौन, मैं आपको गारंटी दे दूं, जो अपने आप को समझता हो उसको बुक दे दूं, और 3 घंटे का टाइम हो उसको दे देंगे, पूरा पेपर सॉल्व करके दिखा दे तो हम मान लेंगे।
अगर आपको चीजें तैयार हैं तब तो कर पाओगे 3 घंटे में, नहीं तो नहीं। ये भूल जाइए किताब हो तो हम कर लेंगे। हाँ मतलब ये है, देखो होता क्या है, आप कल्पना करिए जब आप 6, 7, 8 क्लास में रहे होंगे तो क्वेश्चन आंसर आपको स्कूल में लिखाए जाते थे, है ना, उनको आप लर्न करते थे। क्या आपके अंदर वो एबिलिटी थी कि आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढ पाओ, निकाल पाओ? ये एबिलिटी नहीं थी। तो गवर्नमेंट यही तो चाह रही है कि आपके अंदर वो काबिलियत भी आ जाए कि क्वेश्चन का आंसर ढूंढ पाओ। याद तो करता है हर कोई बच्चा, लेकिन उस क्वेश्चन का जो बुक में लिखा है, चैप्टर टीचर पढ़ाएगा, क्वेश्चन के आंसर आपको ढूंढ के लाने होंगे, ऐसा। और वैसा ही सेम एग्जाम में हो जाएगा। जब आप ऐसा करोगे और जो रियल में क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के इसमें से आंसर लिखेगा। सर उसके लिए जो बुक, जैसे जो एग्जाम करा रहे हैं, जो बुक पढ़ाई हुई नहीं होनी चाहिए, कोई एक नई बुक दे और उसी से उसका क्वेश्चन पेपर है, तब देने का मजा भी है कि बच्चे उसमें ढूंढ रहे हैं, अब वो पढ़ाई करा के और वही दे रहे हैं, उसी से आ रहा है एग्जाम नहीं। ये आपका अपना दिमाग काम कर रहा है ना, पता है कैसे? तुमको लगता है वहां जो बैठे हैं वो सब पागल बैठे हैं। आपने बोला है कि जो टीचर ने हमको साल भर पढ़ाया है कि बेटा इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिखा हुआ है, आपने नोट कर लिया, उसको याद करना है नहीं है ना? सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पता है। एक सेकंड, उसके बाद क्या, जब आप जाओगे पेपर देने तो आपको, आपने कहा कि मुझे तो पता है इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ है, फटाक से आपने खोल के देख लिया, यही है ना? लेकिन जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, वो क्वेश्चन वो बोर्ड एग्जाम में देगा ही नहीं। वो क्वेश्चन बना के देगा चैप्टर से, तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा। तो टीचर क्या क्या करेगा मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए? वो जितने एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे उनके अलावा वो चैप्टर से कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो खुद बना बना के देगा आपको। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ गया। जितना अच्छा कोई प्रैक्टिस करेगा उतना कर पाएगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, आईएएस का एग्जाम हो, अगर आपको हम बुक दे दे सारी, आप पास नहीं हो पाओगे। दूसरी चीज आपको ये हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं, आईएएस के एग्जाम का शायद किसी क्वेश्चन का आंसर आपको बुक में मिल जाए, मिलेगा ही नहीं। अगर ऐसा होता ना तो जो 50-52% पे टॉपर निकलता है, इंडिया का टॉपर, वो 89%, 90% लेकर आ जाएगा। भाई सीबीएसई बोर्ड में रिजल्ट देखते हो 99% लेके आते हैं, इसका क्या मतलब है? किसी किसी सब्जेक्ट में क्या होता है, 100 में 100 नंबर मिले हैं। इसका मतलब क्या है? 100 में 100 का क्या मतलब है? उस बच्चे को सब कुछ आता है। ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। ये सब चीजें हैं। चुनाव खाली हो जाने दो सन 27 का, ठीक, इसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाएगी। नहीं नहीं, चल रही है। कोई चीज इतने बड़े देश में, और उत्तर प्रदेश तो खुद एक देश है, कह सकते हो स्टेट जरूर, लेकिन वो एक देश से कम नहीं है। तो जब ऑल इंडिया सीबीएसई कितने साल पहले उसने लागू किया और अभी तक कंप्लीट लागू नहीं कर पाया स्कूलों में, तो यूपी ने तो अभी 2 ही 3 साल हुआ, इसने कहा है लागू करेंगे, 27 कर देगा, देख लेना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, साइंस साइड, आर्ट साइड, स्ट्रीम खत्म हो जाएगा, जो मन चाहो वो पढ़िए, ठीक है। हाँ, और एक हो सकता है एक और भी हो जाए, अभी नहीं होगा, आने वाले टाइम में। जैसे कभी आपने जैसे ओ लेवल का एग्जाम दिया है, तो उसमें क्या होता है, ओ लेवल का एग्जाम 1 साल से लेकर के 4 साल में आप पास करिए, कभी भी पास करिए, वैसे हो जाएगा। 12th पास करना है आपको, 2 साल का टाइम दे देंगे, जब इच्छा हो तो पास करो। कुछ बच्चे पता है क्या क्या करेंगे, कहेंगे भैया हमको फिजिक्स पास करना है, 3 महीने पढ़ लिया, तैयार कर लिया, फॉर्म भर दिया, पेपर हो गया फिजिक्स का। केमिस्ट्री देना है, तैयारी शुरू, 3 महीने पढ़ा, तैयारी कर लिया, फॉर्म भर दिया, केमिस्ट्री पेपर पास हो गया। ऐसे, यानी आप जैसे जैसे तैयार करते जाओ वैसे वैसे एग्जाम देते जाओ। ओ लेवल में भी तो यही है, आप चाहे 1 साल में चारों पेपर दे दो और चाहे 4 साल में दो। ये जो लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कौन सी कंट्री होगी जिसमें ये पहले से? आपको बता दे, ऐसा 100+ कंट्रीज यहाँ चल रहा है। अब चाइना को ले लो, अपने जो डेवलप्ड कंट्री है उनको ले लो, उनको चल रहा है। हाँ,
इससे बढ़िया वहीं पढ़ लेते यहाँ। और जितनी नौकरियां, आपको आश्चर्य की बात बताएंगे, जितनी गवर्नमेंट नौकरियां अपने इंडिया में है, पूरे वर्ल्ड में किसी देश में नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने बना रखा है कि उसी पर चल रहा है पूरा। अब इंडिया में क्या है, गवर्नमेंट चाहती तो है कि हम वैसा करें, लेकिन लोगों की पड़ गई है आदत, डेमोक्रेसी। और वो आदत खत्म कहां से होगी? आदत को खत्म करने में वक्त तो लगेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 सुनिएगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भाई, 1994 का क्वेश्चन है। स्फेरिकल एब्रिएशन इन अ थिन लेंस कैन बी रिड्यूस्ड बाई। हमने एक आपको बोला था पहले जब पढ़ाया था, रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप, याद है? तो उसमें हमने आपको बताया था कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में लेंस को यूज करते हैं, तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी? तो उसमें बोला था कलर एब्रिएशन का डिफेक्ट आ जाता है, वर्ण विथन का दोष आ जाता है। यहां पे क्या लिखा है? स्फेरिकल एब्रिएशन लिखा है, यानी कंप्लीट कांच के कंप्लीट स्फेरिकल लेंस बनाना मुश्किल होता है। तो यही बोला है, इस स्फेरिकल एब्रिएशन जो होगा थिन लेंस में, इसको कैसे हम कम कर सकते हैं। ये मान लीजिए लेंस ले लिया, अगर इस पे हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, ऑप्शन कौन कौन से हैं? यूजिंग अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज करोगे तो बोला है कि ये डिफेक्ट दूर हो जाएगा। दूसरा बोलता है यूजिंग अ डाउटलेस कॉम्बिनेशन, आप इसमें जो लेंस लोगे वो डाउटलेस कॉम्बिनेशन का होना चाहिए, जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो। ये कोई बात थोड़ी हुई, हर कोई चाहता है कि हम कोई अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो सामान डिफेक्ट वाली ना हो। तीसरा बोला यूजिंग अ सर्कुलर एनुलर मार्क ओवर द लेंस, हमें क्या करना है? लेंस के ऊपर एनुलर मार्किंग करनी है सर्कुलर पे। जैसे मान लो लेंस बनाना है, अब ये मान लो कांच की सीट है, तो लेंस बनाना है तो इस पे ये मार्किंग ऐसे करनी होगी। जब परफेक्ट मार्किंग हो जाएगी तो इस शेप में इसको कट करके निकाल सकते हो, ये बोला इन्होंने। अगला चौथा बोला इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द लेंस, लेंस की साइज बढ़ा दो, ऐसा बोला है। और हमने आपको बोला था बड़े साइज के लेंस बनाना पॉसिबल कहाँ होता है, तभी तो हम लोगों ने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में लेंस का यूज ना करके मिरर का यूज किया था। कौन सा मिरर का यूज किया था? पूछ रहे बता रहे हो। कानकेव मिरर, तुम तो थे ही नहीं उसमें। हाँ, और जो थे वो भी कान में उंगली डाल के बैठे हैं, बोलते ही नहीं है। बोला है। अच्छा, उस कानकेव मिरर के साथ एक मिरर और यूज करते हैं, कौन सा था? प्लेन मिरर था। कितने डिग्री पे होता है वो? 45 डिग्री पे। सारे क्वेश्चन होते हैं तो जनरल साइंस के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। तो यहां पे चलो देखो, यहां पे अगर मान लो बहुत पास पास इसमें लाइट हम इंसिडेंट कराते हैं, तो इनका जो अगर फोकल लेंथ काफी दूर जाकर बनती है तो ये कंडीशन आ जाती है, यानी क्या क्या है? लेंस के अकॉर्डिंग इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के अकॉर्डिंग इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। हेलो हेलो, हाँ क्लास में थे। अच्छा हाँ भाई, नमस्कार। ठीक ठीक ठीक, ओके, ठीक ठीक ओके। दरोगा साहब का है फोन के में लगे, टेंशन में डाल दिए हमको, टेंशन में डाल दिए। कह रहे हैं मैं एसआई बोल रहा हूँ, तो कहे मनीष बोल रहे, हमने कहा हाँ बोल रहे हैं। कहे फ्री, हमने कहा नहीं क्लास में हूँ,
कैसा फ्री होके बात करो हमसे? अरे हम कुछ नहीं किए, अरे फ्री होके करेंगे, होगा कोई है? पता नहीं कौन है, संजय नाम बताया। अच्छा एक चीज और, मेरे फोन में नंबर सेव इसका, नहीं नंबर सेव इसका संजय के नाम से। हाँ ध्यान दो, अगर मान लो इधर ये जो एब्रिएशन होता है क्यों होता है, देखो अगर मान लो हम ये दूसरा लेंस ले लिए, अगर थोड़ा सा मार्जिनल रखते हैं, रेज के बीच में जो इंसिडेंट कराते हैं थोड़ा मार्जिन रखते हैं यानी गैपिंग, तो ये अगर आकर के यही पास में आकर मिल गई यानी फोकल लेंथ छोटी हो गई ना, ये प्रॉब्लम आ जाती, ये एब्रिएशन हो जाती लेंस में। यहां देखो बड़ी हो गई, ठीक। इसके लिए क्या करते हैं ये भैया, यहां से जो हमने इंसिडेंस किया लाइट को, इसको बोलते हैं मार्जिनल मार्जिनल रेज, और ये हैं पैरा एक्सियल। पैरा एक्सियल रेज उनको बोलेंगे जिन रेज का जो है फोकल लेंथ लेंस से दूर जाकर बनेगा, और मार्जिनल रेज में क्या होगा, जिनका फोकल लेंथ कम हो जाएगा। ये किस पर डिपेंड होता है, लाइट पर डिपेंड होगा। लेकिन एक ही लेंस के लिए अलग अलग फोकल लेंथ हो जाए, ये कैसे पॉसिबल है? ये कब डिपेंड हो, ये किस पर डिपेंड करेगा, कौन सी लाइट आप डाल रहे हो। तो याद रखना, इसके लिए हम क्या क्या करते हैं कि लेंस की फोकल लेंथ सेम रहे, इसके लिए क्या करते हैं, एनुलर, याद रखना एनुलर मार्किंग करेंगे, एनुलर मार्किंग ओवर लेंस इन स्फेरिकल एब्रिएशन। स्फेरिकल एब्रिएशन इसको मतलब बोलते हैं गोलीय विपथन, हिंदी में लिखने चाहो लिख सकते हो, ये होता है गोलीय विपथन। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा सी ऑप्शन चला जाएगा, यूजिंग ए सर्कुलर एनुलर मार्किंग। यहां पे हमने सर्कुलर नहीं लिखा, आप लिख सकते हो सर्कुलर मार्किंग ओवर द लेंस। इनको बनाने कभी कभी पूछ लेता है, पैराएक्सियल और मार्जिनल दोनों रेस में फोकल लेंथ किसमें इंक्रीज होती है, किसमें डिक्रीज होती है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना। अ नैरो स्लिट ऑफ विड्थ, ये स्लिट वाला क्वेश्चन आ गया जो अभी आपने पढ़ा था। हाँ फोकल लेंथ दोनों में चेंज हो गई, तो ये चीज ना हो यानी फोकल लेंथ एक ही हो, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, एनुलर मार्किंग करनी पड़ती है। और ये कैसे हो जाता है, जो लेंस बनाते टाइम उसमें बीच में कभी कभी क्या होता है, एयर बबल्स आ जाते हैं, बहुत सारी डिफेक्ट आ जाती है। यहां देखिए 30 नंबर में क्या बोला, अ नैरो स्लिट ऑफ विड्थ 1 mm। चश्मे बड़ी दिक्कत हो जाएगी भैया। मान लो एक आंख में लग गया अलग टाइप का लेंस, एक में लग गया अलग टाइप का, तो एक में मान लो ये मार्कर है, एक आंख से दिख रहा है, यहां दिख रहा है, एक आंख से वहां दिख रहा है, एक से फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, एक से घट जाएगी। तो ठीक है आगे देखो, तो बोला कि नैरो स्लिट ऑफ विड्थ 1 mm, ये क्या है, स्लिट की डिस्टेंस है, स्लिट की विड्थ है, चौड़ाई है, किससे लिखते हो, स्मॉल डी से। बाई मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को डाला जा रहा है जिसकी वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है, लेमडा हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट मिनिमा ऑन आइदर साइड ऑफ स्क्रीन एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, यानी इसके जो मिनिमा बन रही स्क्रीन पे, वो स्क्रीन कहाँ है, 2 मीटर दूर है, ऐसा बना सकते हो। ये मान लो हो गई स्लिट।
ये हो गई स्क्रीन, इसकी जो चौड़ाई है वो 1 mm है। ये हो गई स्मॉल डी, और स्लिट से स्क्रीन है कैपिटल डी डिस्टेंस पे, जो कि कितना दिया है 2 मीटर, और यहां कहीं जा करके बन रही है मिनिमा। पी पे मान लिया ये ओ हो गया। ध्यान रखना मिनिमा की किस में बन रही थी, इंटरफ्रेंस में या डिफ्रैक्शन में? डिफ्रैक्शन में। कुछ इस प्रकार से फिगर आपने बनाया था, इस प्रकार से। तो ये जो चौड़ाई है ये हमने मान लिया x है। अब इसने पूछा है दोनों साइड में चौड़ाई कितनी होगी, यानी ये पूरी पूछ रहा है x x मिला के कितना 2x कितना होगा, 2x पूछ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो x इज इक्वल टू आपने पढ़ा था, वो आपने पढ़ा था डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। फिलहाल तो एम डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी था, तो डी एम क्या बता रहा था, कौन सी मिनिमा है। इसने एक ही मिनिमा की बात की है, तो एम इक्वल टू 1, तो बचेगा डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। हमें बताना है 2x की वैल्यू, तो क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। डी कितना बोला है 2 मीटर, और लेमडा कितना बोला था 600 नैनोमीटर बोला था। ठीक, तो लेमडा की प्लेस पे रखोगे 600, नैनोमीटर को मीटर में चेंज करोगे 10⁻⁹। अपॉन में स्मॉल डी कितना है 1 mm, mm को बनाओगे मीटर में क्या करोगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व कर पाओगे ना, सॉल्व करके आंसर बताइए कितना आएगा। फिगर बना सकते हो, समझने के लिए बनाया था। कितना? अच्छा, आपके तो आंसर मीटर में आएंगे, हमने ऑप्शन देखा नहीं। ऑप्शन इसमें सेंटीमीटर में और mm में है। कितना बताया आपने 2400 10⁻⁶ उसमें है, ये हमारा मीटर में है। मीटर को अगर सेंटीमीटर बनाओगे तो क्या करेंगे 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जीरो हो जाएंगे, और 4 जीरो यानी 10⁻⁴। इससे माइनस कर दो तो -2, यानी 24 गुणे 10⁻², 0.24, 0.24 सेंटीमीटर नहीं है। तो mm में बनाओ, mm के ऑप्शन है, mm में बनाओगे मीटर को मिलीमीटर 10⁻, किससे 3 से मल्टीप्लाई, और 3 से करोगे तो 2 जीरो ये, और 3 जीरो और 5 जीरो हो गए, इससे निकल जाएंगे 10⁻⁻1 बचेगी 2.4। हाँ, डी ऑप्शन हो जाएगा 2.4 mm। अगर mm में लाओगे तो आंसर हो गया। हाँ, 1 मीटर में मल्टीप्लाई मीटर से जब बनाओगे। हाँ? चल तो रहा है, क्या हो गया वो बोलता नहीं, कभी कभी जुबान फिसल जाती है, ऐसा कह रहा है। स्लिप, चलो अच्छा नोट कर लो, नहीं तो दिमाग भी फिसल जाएगा यहाँ से, तो ये जरूरी है। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो भाई, अगला क्वेश्चन देखना है। पॉइंट पूरा है क्या?
2.4 mm। कोई बात नहीं, सामने लिख दिया था सॉल्व करने के बाद। मीटर में भी लिखा है, मीटर में या तो कोई दिक्कत नहीं, आप उससे आंसर दे सकते हो। हाँ ऑप्शन, अब हमने ऑप्शन देखा नहीं था तो हमने सारे निकाल दिए थे मीटर में। ऑप्शन देख लिए होते तो उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते। मिनिमा की बात आती है तो आपको मैक्स में मिनिमा की बात आए तो इसी में बनाना है, और अगर वहां पे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की बात है तो समझ जाना है कि वो इंटरफ्रेंस में चले गए। वैसे यही फार्मूला इंटरफ्रेंस में भी यूज होता है। अगर इसमें एंगल पूछता ना तो हमें यहाँ से एंगुलर विड्थ निकालना होता है 2 लेमडा अपॉन ई। फार्मूला बताया था लेमडा अपॉन ई, बहुत सारे फेज डिफरेंस निकलवाए थे, लेमडा अपॉन ई, 2 लेमडा अपॉन ई, 3 लेमडा अपॉन ई, याद है? तो जितने मिनिमा का पूछेगा उतने से मल्टीप्लाई कर देने से, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया था दोनों साइड के लिए। अगला क्वेश्चन देखना 31। इसमें एक फिगर बना हुआ है इस प्रकार से, और यहां से दो रेज इस पे इंसिडेंट की गई हैं। यहां एंगल बना है 120 डिग्री, बस और कुछ नहीं बना है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोला है। एन आइसोसेलेस प्रिज्म, आइसोसेलेस क्या होता है? दो साइड सेम है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा होगा जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं बराबर होंगी। तो यहाँ पे प्रिज्म कैसा है? आइसोसेलेस है, यानी इसकी दो साइड सेम होंगी। प्रिज्म ऑफ एंगल 120 डिग्री, प्रिज्म का एंगल यानी ये प्रिज्म का एंगल हो गया 120 डिग्री हो गया हमारा। हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है NH, यही लिख देते हैं 1.44 दिया है, क्योंकि अभी इसमें रेज हमको बढ़ा के देखना पड़ेगा कहां जा रही है, कुछ पूछा गया होगा जरूर इसमें। टू पैरेलल रेज आर मोनोक्रोमेटिक लाइट इंटर द प्रिज्म पैरेलल टू ईच अदर इन एयर, दो मोनोक्रोमेटिक लाइट को इंसिडेंट किया गया इस प्रिज्म के बेस पर, जो दोनों कैसी हैं? पैरेलल हैं। ये कहां से जा रही है? एयर से, ठीक, और वो ग्लास है। द रेज इमर्जिंग फ्रॉम द अपोजिट फेस, जब अपोजिट फेस से निकलेंगी सोचना पड़ता है कौन फोन कर रहा है, क्या पूछा था? द रेज इमर्जिंग फ्रॉम द अपोजिट फेस, यानी अपोजिट फेस तो ये दोनों है, इन दोनों फेस से जब इमर्ज होगी लाइट, ये निकलेगी, तो उसके लिए पूछा क्या होगा? चार ऑप्शन लिखे। आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी दोनों पैरेलल होंगी। क्या पॉसिबल है यहां से दोनों पैरेलल जा रही? क्या सीधी जाएंगी तभी पैरेलल होगा? तो ये ऑप्शन तो सरासर गलत हो गया, मतलब बिना सॉल्व किए बिना दिमाग लगाए ऐसे ही हो गया। थोड़ा सा वो चीजें पहले दिमाग में सेव थी, दिमाग लगाना उसको बोलते हैं जो आप एक्स्ट्रा अपना दिमाग खर्च करोगे। जो पहले से सेव कर दिया गया उसमें दिमाग कहां, जैसे कंप्यूटर है जो सेव कर दिया वही तो देगा रिजल्ट वो, अब उसमें सब कुछ निकाल दो तो फिर वो दिमाग लगा कुछ करके दिखाए, नहीं कर पाएगा। आगे देखो, दूसरा बोला है आर डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मतलब दोनों फैल जाएंगी, यानी ये इधर आ जाएगी वो उधर मुड़ जाएगी। अब पता नहीं, देखते अभी। मेक एन एंगल 2 इंटू साइन इनवर्स 0.72 माइनस 30 डिग्री, ये एक अलग ही दे दिया केस, यूनिक सा कुछ दे दिया। अब मेरे ख्याल से अगर ऑप्शन आएगा तो 90% लोग रिसीव करेंगे, क्योंकि सबसे यूनिक दे दिया अलग से। डी ऑप्शन में बोला है मेक एन एंगल 2 साइन इनवर्स 0.72, इन दोनों में कोई हो सकता है। डी वाला भी हो सकता है, डाइवर्जिंग बोला था, ध्यान देना। मन नहीं लग रहा ना, देखो इधर, तो आपको पता है ये रेज जब यहां से डालोगे परपेंडिकुलर है ना, प्रिज्म के परपेंडिकुलर, तो ये सीधे यहां से तो भैया जाएंगी सीधे, चलो बढ़ा लो यहां तक जाएंगे सीधे।
अब यहां से ये जो सरफेस पर है प्रिज्म का किसी एंगल पर है, तो लाइट रेज बेंड होंगी जरूर। किधर बेंड होंगी? ये डिसाइड करेगा नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल, यहां बन गया नॉर्मल यानी कि लंब, अभिलंब। जब प्रकाश किरण कांच से विरल में जाएगी यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो किस तरफ मुड़ेगी? अभिलंब से दूर। ये इधर अभिलंब है तो उधर नहीं मुड़ेगी, तो डाइवर्जिंग वाला केस खत्म हो गया। चलो 2 ऑप्शन चले गए, 2 बचे। इधर से भी ये है अभिलंब तो इधर नहीं आएगी, इससे दूर हटेगी, ये हो गया। अच्छा बोला, जो उसने पूछा था रेज इमर्जिंग फ्रॉम द अपोजिट फेस जब निकलेंगी, 2 केस बने, दोनों एंगल पे हैं, किस एंगल पे निकलेंगे ये एंगल पूछा गया। ठीक, थीटा की वैल्यू आपको बतानी होगी। अब ध्यान रहे, ये हमारा कौन सा हो गया एंगल? ये एंगल कौन सा होगा? इंसिडेंट एंगल, क्योंकि इसी एंगल पर तो लाइट रेज इंसिडेंट कर रहे हैं, आपतन कोण। अरे यार जल्दी बैठ जाओ भाई आप लोग। जल्दी जल्दी खींच लो फटाक से। हाँ इसको निकाल लो ना, नहीं कहेंगे रे, दोनों तो यही पहने हैं, कलर भी ऐसा एकदम हाईलाइट हो रहा है। जाओ भैया, हो गया होगा। हाँ ध्यान रहे, अरे अंधेरा हो गया, देखो इधर, ये इंसिडेंट लाइट रेज सरफेस पे जाके स्ट्राइक हुई तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी कौन सा होता है? आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। और ये अभिलंब से दूर हटके रिफ्रैक्ट हो गई तो ये हो गया रिफ्रैक्शन एंगल, हो गया। अगर इसको हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो आपको मालूम है ये एंगल हमारा कितना होता, जितना ये आई है मतलब ये आई होता, तो ये एंगल कितना होगा? आर माइनस आई, और यही हमारा होता है एंगल ऑफ डेविएशन यानी डेल। ठीक, डेल एंगल बताना है। चलो यहां लिख देते हैं, एक डेल हमारा हो गया। ठीक, मीन्स डेल के प्लेस पे कितना है? आर माइनस आई है, तो डेल इक्वल टू हो गया आर माइनस आई। ये परपेंडिकुलर ये जा रही थी सरफेस पे, ध्यान देना, यहां से भी अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये एंगल कितना होगा? यही वाला डेल, इधर भी होगा, तो भैया हमें थीटा निकालना, थीटा कितना होगा? 2 इंटू डेल। अब डेल की वैल्यू मिल जाए तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। और डेल इक्वल टू कितना है? बाई फिगर डेल इक्वल टू कितना है निकला है? आर माइनस आई। अब डेल निकालने के लिए कौन डिसाइड करेंगे? आर और आई। आई कितना है? अच्छा एक और दिया है इसमें क्लू, ये दिया है प्रिज्म एंगल 120 डिग्री, दोनों साइड बोला है सेम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ना, दोनों साइड सेम, तो ये 2 एंगल इक्वल हो जाएंगे, यानी 180 से 120 निकाल दो, 60 बचा, तो दोनों आधे आधे, इसी एंगल पर हो जाएगा आपतन कोण। बाई फिगर आई इज इक्वल टू एंगल ए, इसको ए लिख दिया। ठीक कितना है? आई मिल गया, बचा क्या? खाली आर बचा है।
अब आर के लिए हमें और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हमारे पास, ठीक, तो यूज कर लेंगे स्नेल्स रूल। बाई स्नेल्स रूल साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कितना एन होता है, यहां पे हो जाएगा एन टू बाई एन वन होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसका फार्मूले का कल भी क्वेश्चन कराए थे ना, इसका एक क्वेश्चन कल भी हुआ था। हाँ, तो ये सब चीजें देखो, आप खाली देखते जाओ कौन सी चीजें रिपीट हो रही हैं। तो अभी अभी तक आपने जितने क्वेश्चन किए उसमें आपने देखा होगा इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन वाले क्वेश्चन काफी पूछे गए, फोकल लेंथ वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, लेंस वाले, स्नेल्स रूल भी काफी क्वेश्चन मिल रहे हैं। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एन टू साइन आर। हमको लगा इतने में आंसर आ जाएगा, लेकिन ये बढ़ा रहा है सॉल्यूशन। फिगर तो समझ गए होंगे ना, थोड़ा सा बड़ा फिगर हो गया है। तो यहां से साइन आर, क्योंकि हमें आर एंगल चाहिए, तो साइन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा एन वन साइन आई अपॉन में एन टू। एन वन कितना ग्लास का है 1.44 साइन आई 30 डिग्री, एन टू एयर में जा रही है, एयर का तो पता है 1 होता है, वही तो होता है। हाँ, 1.44 इंटू साइन 30 1/2। देखो भाई, आप लोग वैल्यू याद कर लीजिए, मैथ वालों को दिक्कत नहीं है, बायो वालों के लिए समस्या हो जाएगी। टेक्नोमेट्रिकल वैल्यू याद कर लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी, निश्चित तौर से बता रहे हैं। और इतने बड़े पेपर में एक दो क्वेश्चन तो निश्चित रहेंगे जिसमें साइन कॉस की वैल्यू आपको रखनी ही पड़ेगी। तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, कितना आएगा 0.72 होगा। क्या निकला है साइन आर। तो भैया आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि मुझे जो याद आ रहा है ऑप्शन में शायद साइन इनवर्स 0.72 था, तो हमें डेल बताना है, सॉरी थीटा बताना है, यानी जो अपोजिट साइड से निकलेंगे ये किस एंगल पर निकलेंगे, ये रेस इमर्ज होके अपोजिट साइड से निकलेंगी तो किस एंगल पे निकलेंगी, थीटा एंगल हमने लेट किया था, और थीटा कितना है 2 बार डेल के बराबर है, तो 2 इंटू डेल, और डेल कितना यहां लिखा है आर माइनस आई, आर की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स 0.72 और माइनस आई की वैल्यू 30। ये शायद ऑप्शन है हमारे पास, हाँ सेम यही ऑप्शन है सी, नोट कर लीजिए। ऐसा भीड़ लगाए सब, ऐसा लगता है प्रसाद बढ़ रहा है, सुबह से ऐसे भीड़ लगाए सब। पेपर ले रहे हैं, पेपर 10th और 12th के पेपर, पेपर कॉपी नहीं, कॉपी अपने पास से इस्तेमाल करिए, कॉपी क्यों देंगे पेपर में, बोर्ड वाली, बोर्ड वाली कॉपी ऐसे थोड़ी, पेपर जब होता है उसी दिन पहुंचती कॉपियां, कॉपी पहले फिलहाल भेज देते, पेपर भेजते उसी दिन। क्या कॉपी आप पहले सही कर रहे होंगे, तो कॉपी कॉपी पहले भेजना होता है भाई, कॉपी पहले भेज देंगे, सब स्कूल वाले अपने स्कूल की मोहर लगाते हैं ना, पता चले कौन से स्कूल में कॉपी है, पेपर भेजते उसी दिन। दूसरा तीसरा, हाँ
बोला जाए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 बोला गया है द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, यानी ये आ गया माइक्रो या टेलीस्कोप आ गया क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव और आईपीस उसी में तो होते हैं। तो बोला गया फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चलिए अभी हम फोकल लेंथ नहीं बोल रहे हैं, फोकल लेंथ बोल देंगे तो आप फोकल लेंथ सुन करके ही समझ जाओगे कौन सा लेंस बड़ा है कौन छोटा है। आप ऐसे ही बताइए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस छोटा कौन सा बड़ा होगा, ऑब्जेक्टिव और आईपीस में कौन बड़ा कौन छोटा। कल भी क्वेश्चन पूछा था हमने। ऑब्जेक्टिव लेंस सर छोटा, नेत्रिका बड़ा। नेत्रिका बड़ा होता है, आईपीस बड़ा होता है, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, कल भी बताया था आपको। तो ध्यान से क्वेश्चन आगे सुनते हैं। अच्छा दोनों की फोकल लेंथ लिखी है, ऑब्जेक्टिव की है 2 सेंटीमीटर और आईपीस की है 3 सेंटीमीटर। वैसे दोनों कॉन्वेक्स होता है इसलिए दोनों पॉजिटिव रखना है, दोनों उत्तल लेंस होते हैं ना। अरे पढ़ने दो आगे। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज 15 सेंटीमीटर, यानी फिगर बनाना पड़ेगा इसका। हाँ ध्यान देना, एक ये हो गया एक ये हो गया, ये हमारा ई हो गया ये हमारा ओ हो गया, ठीक। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बोल दिया 15 सेंटीमीटर है। इसकी फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है, इसकी है 3 सेंटीमीटर। द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द आई पीस इज एट इंफिनिटी, यानी इसका जो इमेज बन रहा है वो इंफिनिटी पे बन रहा है। इंफिनिटी पे इमेज कब बनती है कॉन्वेक्स में? यस, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगी, यानी इसका कहीं फोकस यहां कहीं पे होगा तो इसके फोकस पर ऑब्जेक्ट होगी। इसका मतलब यहां से जो लाइट हम लोग डालेंगे ये आकर के यहां पे बनाएगी इमेज, यानी यहां पे इसकी इमेज बनेगी, इसका फोकस यहां पे होगा। टोटल 15 है। अच्छा इसका ये फोकस हो गया, ये डिस्टेंस कितनी होगी जितनी इसकी फोकल लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर हो गई। तो इधर इमेज कितनी दूर पे बनेगी ऑब्जेक्टिव के लिए? 12 सेंटीमीटर, टोटल 15 है। 15 से 3 निकाल दोगे तो ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज अगर पूछेगा तो 12 सेंटीमीटर पे बनेगी, और यहां कहीं इमेज ऑब्जेक्ट होगी तो इसको यू हमने मान लिया। नेत्रिका के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो 3 होगा। वैसे इसके लिए हमें कुछ करना नहीं, फोकल लेंथ मालूम है, यू मालूम है, और वी कितना इनफाइनाइट, कुछ निकालना नहीं उसके लिए। इसके लिए क्या बचा है? फोकल लेंथ मालूम है, वी मालूम है, यू हो सकता है यू पूछ लिया गया हो, अलग बात है। The final image formed by the eyepiece is at infinity. The two lenses are thin. दोनों लेंस पतले हैं, ये भी एक अच्छा पॉइंट होता है। The distance in centimeter of the object and image produced by the objective, पूछ लिया ना, ऑब्जेक्टिव की इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इसके लिए प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा और वस्तु इससे कितनी दूर होगी, यानी यू बताना है और इसका वी बताना है। तो भैया इसका वी तो मालूम हो गया, यू पता करना है। मेजर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस आर रिस्पेक्टिवली, तो भैया 12 ऑप्शन वाले 2 ऑप्शन है, पहले में दिया 2.4 एंड 12 सेंटीमीटर और सी में दिया है 2.0 एंड 12 सेंटीमीटर। तो 12 पे हमारा एक मिल गया,
यू बताएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये तय हो गया कि पहले और तीसरे में कोई सही है। तो फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए देखो, अगर फिगर बन गया तो चीजें क्लियर हो गई, अन्यथा फिगर नहीं बनाते तो ऐसे तो हमको भी नहीं मालूम पड़ेगा कौन क्या कहाँ जा रहा है क्वेश्चन। तो फिगर कोशिश करिए समझना ऐसे ही है, फिगर बन गया तो समझो क्वेश्चन खत्म हो गया। फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए आपको मालूम है वी कितना है, फोकस कितना, 2, यू बताना है। बाय यूजिंग लेंस फार्मूला एफ हो गया 2, वी कितना -1/u, यू तो माइनस में रख सकते हैं तो भैया ये रख दिया माइनस में, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1/u, ये 1/12 इधर भेज दो तो एलसीएम कितना आएगा 12, तो यह हो जाएगा 2 6 12, तो ये हो गया 12/5। अच्छा इसको हमने उल्टा कर दिया ना, ये 1/u भी उल्टा हो जाएगा, u हो गया। हाँ सॉरी, v इज इक्वल टू कितना है 12, क्यों है फॉर इन्फिनिटी के लिए बोला था ना। हमेशा याद रखिए क्वेश्चन बहुत पूछता है जब इन्फिनिटी पे, हाँ लिख दिया। क्यों, तो लालगंज नहीं जाएंगे भैया, उधर से कहाँ जाएंगे, बस जो एक्स्ट्रा चार्ज देना तुम दे दो। हाँ तो लखनऊ में क्या कर रहे हैं, पैसा खत्म हो गए। देखो भाई ठंडी का टाइम है, इधर उधर लोग टपक रहे हैं तो क्या किया जाए। देखो नेचर का लॉजिक देखो, ठंडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, एनर्जी कहीं से नहीं मिल रही तो आपकी बॉडी से खींच रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी का ही इस समय टेम्परेचर ज्यादा है, बाकी सबका तो कम है। तो जितने ह्यूमन बॉडीज है, एनिमल्स है, वही सब मरेंगे, और कौन जिसके पास एनर्जी कम होगी वही पे टपकेगा पहले। ऐसे ही ज्यादा और कम मरते, जब भयंकर गर्मी पड़ती है तब भी यही लोग मरते हैं, क्यों, उस समय बाहर का ज्यादा होगा, टेम्परेचर आपका कम होगा, तो वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करवाएगा। एसी में रहो, क्या दिक्कत है, फिर वहां लो, कोई बात नहीं, वहां पे सीएफसी लो, सीएफसी लोगे और जल्दी जाओगे, जाना तय है, बचना नहीं है भैया बेटा। बोले समझ पा रहे हो क्वेश्चन को, समझ रहे हो क्वेश्चन, घर पे जाके एक बार अगर कर लोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और अगर संडे बीच में आता है, वीकली जितने क्वेश्चन हो, संडे को अगर सारे क्वेश्चन का एनालिसिस कर लो तो सोने पे सुहागा से भी अच्छा हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा। लेकिन ये सुहागा क्या होगा? बोरेक्स पढ़ा है, तो
सोने पे सुहागा कभी सोने पे बोरे चढ़ा के देखिएगा, क्या लाजवाब लगता है। सोने पे सुहागा कहावत है, तो कभी चढ़ा के भी देखिए कैसा लगता है। जो कहावत बोली गई क्यों बोली गई है? जो क्वेश्चन पढ़े हो वही पेपर में याद है। हाँ देखिए जहाँ मेरे साथ यही हुआ था, हम पेपर दे गए थे यहाँ पीडब्ल्यू में। 2 रात पहले हमने जितने जितने हमने उसमें क्वेश्चन सॉल्व किए, जितने 100 क्वेश्चन थे, 100 के 100 क्वेश्चन वही क्वेश्चन एज इट इज वही में आए, वही उठा क्वेश्चन वही क्वेश्चन ऊपर से हुई है। हमारा तो विचार ये आ रहा था, हमने सर से एक दिन बात किया था कि है अरे तुम भी फालतू में कौन पैसा खर्च करेगा इसमें। हमारा मन ये था कि जितने भी यहाँ पे नीट जेई की क्लासेस चलती हैं सिटी में, रायबरेली में जितनी चलती है, चाहे छोटी बड़ी चाहे जो भी हो, सबके यहाँ जा करके बात किया जाए और सबसे जो भी खर्चा आएगा सबसे बात किया जाए, सब लोग खर्चा शामिल करें और पेपर एक बने और सबका पेपर इकट्ठा हो, देखा जाए कौन के कैसा क्या पढ़ रहा है। इससे क्राइटेरिया मालूम होता है कि हम सही पढ़ रहे हैं कि दूसरा कोई पढ़ रहा है। अगर दूसरा अच्छा पढ़ रहा है तो हमसे क्या छूट रहा है, ये चीजें पता चलती है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा था? ये कब भरेगी है? पता नहीं भैया। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 33। नहीं भरना नहीं, भरने से मतलब देखो, भरना मुझे पता है क्या, पता है क्या है, जब तक आपके यहाँ रिजल्ट नहीं है तब तक, जैसे स्कूल होते हैं, कोई भी स्कूल एक बार यूपी टॉपर दे दे रिजल्ट, उसके बाद भीड़ आने वाले 10 साल तक खत्म नहीं होगी, तय है ना ऐसा। चाहे आप एनएसबीएस की बात कर लो और चाहे आप विब्योर की बात कर लो, दोनों ने एक बार टॉपर दिया है और आज तक उनकी संख्या कम नहीं हो रही है ना ऐसा। ऐसा ही आप मुझे बताना, ज्यादा नहीं, अगर आप में से हम 5 रिजल्ट अगर दे दें एक साल में, नीट जेई दोनों के मिला करके 5 रिजल्ट हो जाएं, आप यकीन नहीं मानोगे, अगले साल से बिठा नहीं पाओगे आप बच्चे। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि लोग डोनेशन लिए खड़े रहेंगे, ये पैसा ले लो, एक्स्ट्रा ले लो, बच्चे को एडमिशन करा दो आप, ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक क्या है, घर की मुर्गी दाल बराबर। अब कुछ लोग को इस कहावत का मतलब नहीं मालूम होगा। ठीक, नहीं बताओ नहीं, बाद में, पहले सोचो। तो ये सब चीजें हैं। आगे देखो, समस्या क्या है भाई, अभी हमारे पास मान लीजिए बच्चा नहीं है, ठीक, तो हम क्या प्रयास करेंगे कि जो भी बच्चा आ जाए उसको बिठाओ, ठीक। तो इस चक्कर में क्या, पढ़ने वाले कहीं 2-4 बच्चे होंगे, बाकी सब ऐसे ही है। अगर हमने रिजल्ट दे दिया और भीड़ बढ़ी तो हम किसको देंगे किसको देंगे? जाहिर सी बात है टेस्ट लेंगे, जो अच्छा पढ़ने वाला होगा। यानी हम चाहते हैं कि हमारा भी वैसे ही नाम है जैसे कभी सुपर 30 का चल रहा था, नाम सुना सुपर 30, मूवी बनी इस पे, आनंद कुमार बिहार के टीचर, वो सुपर 30 चल रहा था, 30 बच्चों का बैच, और उसमें 30 के 30 बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन होता था, सारे बच्चों का, 30 के 30 का। अब आप सोचो कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल है ऐसा है, एक लॉजिक लगाया जाए। हमने क्या किया, जब हम उस समय में पढ़ाते थे, जहाँ पे अकेडमी पढ़ाते थे, तो एक बच्चे ने कहा सर मुझे जाके पढ़ना है, तो हमने कहा ठीक है जाओ, 12th पास आउट हो गया, गया पढ़ने, वहां पे वापस आया तो हमने कहा आकर के मुझे बताओ कैसा वहां पे चल रहा है, क्योंकि मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था ऐसा कैसे पॉसिबल है, देश की सबसे बड़ी परीक्षा और उसमें आपके पढ़ाए हुए एक बैच के सारे बच्चे सेलेक्ट, इसका मतलब है तो पेपर आपने आउट किया है, तो लीक किया है। तो होता क्या है, उनके यहाँ 30 बच्चे नहीं पढ़ते, हजारों बच्चे पढ़ते हैं, ठीक। मान लो अपने यहाँ 5-6 बैच चल रहे हो, इस बैच से टॉपर जो एक ही दो बच्चे होंगे, है ना, हर एक बैच से, उनको निकाल के एक अलग बैच बना दिया गया सुपर 30 के नाम से, और वो बच्चे ऐसे हैं जो टॉपर हैं। अब उन बच्चों को पढ़ाना नहीं पड़ेगा, केवल गाइड करना पड़ेगा, दिशा देनी पड़ेगी, क्योंकि वो पढ़े लिखे तैयार है सब। तो उसमें ऐसा शायद ही कोई होगा जिसका ना हो, नहीं तो सबका हो जाएगा।
ये होता है उसमें सारे। वो सबसे पहले उन्होंने चालू किया तो सबसे पहले जितने बच्चे उनका भी पहले एग्जाम कराते देने पहले। जब मैंने आपसे क्या कहा, उन्होंने ऐसा तब किया जब संख्या बढ़ गई, भीड़ बढ़ गई। जब बच्चे नहीं होंगे तो टेस्ट क्या करोगे लेके, पहले संख्या बनाओ अपनी। सर से इस बारे में हमने बात किया था, हमने कहा सर एक बार रिजल्ट दे दो, आप बिठा नहीं पाओगे बच्चों को यहाँ पे। क्वेश्चन पढ़ा कि नहीं पढ़ा था अभी? अच्छा एक कर लो, डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड इमेज क्या होती है? धुंधली। ऑब्जेक्ट इतनी छोटी हो जाए धुंधली दिखाई पे। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव में आएगा। हाँ, चाहे बेकार हो गई। तो डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन 1 मीटर। जहां डिमिनिश्ड इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की, वहां से स्क्रीन जो है वो 1 मीटर दूरी पे है। दिस कैन बी अचीव्ड बाई प्लेसिंग। अब ये अचीवमेंट कैसे मिलेगी? बोला है बाई प्लेसिंग। पहला ऑप्शन है प्लेन मिरर रखोगे। दूसरा बोला है कॉन्वेक्स मिरर ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर रखोगे। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ लेस देन 0.25 मीटर, कॉनकेव लेंस सुटेबल फोकल लेंथ। दो में कॉन्वेक्स मतलब दो में लेंस है, दो में मिरर है। तो डिमिनिश्ड इमेज मिरर में बनती किसी में? डिमिनिश्ड की कंडीशन लेंस में आती है, क्योंकि उसी में एब्रिएशन की समस्याएं आ जाती हैं। ये लेंस है तो इसका एक फोकस इधर हो गया, मान लो एक फोकस इधर हो गया, ये f1 हो गया, ये f2। लेंस में दो फोकस होते हैं ना। तो डिमिनिश्ड इमेज बनने के लिए क्या होता है कि फोकल लेंथ का डबल, अगर इतना f1 है तो यहां कहीं पे 2f1 होगा, यानी इसकी डबल डिस्टेंस। इधर f2 का डबल यहां कहीं पे होगा 2f2। तो फॉर डिमिनिश्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए हम इसकी मान लेते हैं डिस्टेंस d मान लेते हैं, जो कि हमें दी गई है 1 मीटर लिखी हुई है। इसमें कितनी होनी चाहिए? दोनों फोकल लेंथ जो है, दोनों तरफ की फोकल लेंथ के डबल के सम से ज्यादा हो, योग से ज्यादा हो। मींस 2f1 प्लस 2f2 दोनों के योग से ज्यादा हो, बराबर नहीं, ज्यादा हो। अच्छा, ये लेंस है तो जितना इधर फोकल लेंथ की लंबाई उतनी इधर भी होगी, यानी दोनों इक्वल होते हैं। तो इसको हम 4f1 लिख सकते हैं या फिर 4f लिख दें, दोनों इक्वल होते डिस्टेंस। ये f है तो इधर भी f हो गया। d है ऑब्जेक्ट के जहां इमेज बन रही है डिस्टेंस डिमिनिश्ड, वहां से स्क्रीन की डिस्टेंस है। तो ये बड़ी होनी चाहिए, इमेज से स्क्रीन का डिस्टेंस। हाँ, और ये दिया है 1, ये बड़ी होनी चाहिए, यानी इन दोनों के बीच में इमेज नहीं बनेगी, इससे कहीं दूर बनेगी, तभी जाके धुंधली छोटी दिखेगी। तो ये हो गया 4f। तो बोला है फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए? f इज इक्वल टू, इधर से लेंगे तो लेस देन हो जाएगा, हाँ 1/4, 0.25 यही तो है, हाँ यही आएगा 0.25। क्या है, सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा, मीटर लिखा है। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ लेस देन 0.25 मीटर हो जाएगा। तो 33, 34 जो भी आगे हो जाए करके लाइएगा। 34 आप कर सकते हो, पावर निकालनी है।